Students, in this video we are going to study the poem of your book, that is a photograph. ये आपकी बुक की पहली पोम है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। इसे लिखा है शिली टॉल्सन ने और ये डिस्कस करती है इनके मदर के बारे में। शी फील्स नॉस्टैल्जिक अबाउट द मोमेंट्स दैट शी हैज़ स्पेंट विथ हर मदर। तो अब वो उनको याद करते हुए, तो इसमें जो पूरी पोम है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। वो फेज़ कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो जो पहला फेज़ है वो तब की बात है जब उनकी मदर अलाइव थी, ठीक है, जब उनकी मदर अलाइव थी। दूसरा फेज़ तब है जब वो शायद बोल नहीं पा रही हैं या वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं कि अब वो और ज़्यादा बात नहीं कर सकती, हंस नहीं सकती हैं। और तीसरा फेज़ तब है जब वो उनकी डेथ हो चुकी है। तीसरा फेज़ तब है जब उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो यही 3 फेजेस हैं जो इसमें डिस्कस किए हुए हैं। सो लेट्स रीड द पोम। द कार्डबोर्ड। अब कार्डबोर्ड यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? कार्डबोर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है फोटोग्राफ के लिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि जब इतनी फैंसी एल्बम्स नहीं हुआ करती थी, तो एल्बम्स जो होती थी वो कार्डबोर्ड की हुआ करती थी और उसी कार्डबोर्ड पर जो पिक्चर है वो पेस्ट कर दी जाती थी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पोएटिक डिवाइसेस का एक साथ यूज़ हुआ है। पहला है आपका एल्यूजन और दूसरा है मेटाफर, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे एल्यूजन का यूज़ हुआ है वो ये है कि ये उस टाइम को रेफ़र कर रहा है जब फैंसी एल्बम्स नहीं हुआ करती थी, जब कार्डबोर्ड पे पिक्चर्स स्टिक की जाती थी। और दूसरा मेटाफर, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर को डायरेक्टली यूज़ ना करके कार्डबोर्ड को यूज़ किया गया है, ठीक है। पिक्चर को हम डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? कार्डबोर्ड बोल रहे हैं। फोटोग्राफ को हम कार्डबोर्ड बोल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मेटाफर है। शोज मी हाउ इट वॉज। अब अगेन यहाँ पे द कार्डबोर्ड शोज यहाँ पे क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। तो पहली लाइन में हमने 3 पोएटिक डिवाइसेस ढूंढ लिए हैं, ठीक है। शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling। अब पैडलिंग का क्या मतलब होता है? टू वॉक इन शैलो वाटर, ठीक है। पैडलिंग का मतलब होता है टू वॉक इन शैलो वाटर। व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स, 2 गर्ल कजिन्स हैं, वो पानी में चल रही हैं। शैलो वाटर मतलब ज़्यादा गहरा पानी नहीं है, ठीक है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, यानी कि एक तरफ बीच में पोएट की मदर है और अगल बगल उनके कजिन्स है। दोनों किसकी कजिन्स है? मदर की कजिन्स है दोनों, ठीक है। और तीनों हाथ पकड़े हुए हैं, जा रहे हैं शैलो वाटर में। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so, all 3 stood still में आपको पता है क्या पोएटिक डिवाइसेस है? stood still to smile। देखिए पहला तो जो एस का रिपीटेशन है वो तो हमारा एलिटरेशन हो गया, स्टूड स्टिल टू स्माइल, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स का भी यूज हो रहा है, क्योंकि जो टी साउंड है वो विद इन द वर्ड्स सिमिलर है, स्टूड स्टिल, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स भी होगा, ठीक है। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स। अब थ्रू देयर हेयर्स का मतलब है कि हवा चल रही होगी उनके चेहरे पर, उनके बाल आ रहे होंगे। तो ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, यानी कि वो इस वजह से वहाँ पर ऐसे खड़ी हुई हैं क्योंकि जो अंकल है वो फोटो खींच रहे हैं, उनकी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स। अब वो बताती है कि उनके जो मदर का फेस है वो स्वीट है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो ऑब्वियसली वो 12 years की हैं उनकी मदर, तो दिस वॉज द टाइम वेन शी वॉज नॉट बॉर्न। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो सी है, सी अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा नेचर है वो इमोर्टल है, ठीक है। जो हमारे सराउंडिंग्स है वो इमोर्टल है। वॉच्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली ट्रांजिएंट में कौन सा पोएटिक डिवाइस है? अगेन एलिटरेशन। और ट्रांजिएंट फीट में अगर हम यहाँ पे देखें टेरिबली ट्रांजिएंट,
इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है? इसमें पोएटिक डिवाइस है एलिटरेशन, ठीक है। और अगर हम ट्रांजिएंट फीट में देखें, तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ है ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट का ये मतलब होता है जब हम किसी एक चीज़ की क्वालिटी को दूसरी चीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वो किस फॉर्म में होता है? वो इस फॉर्म में होता है कि सबसे पहले आपका एडजेक्टिव होता है और उसके बाद नाउन होता है। ट्रांजिएंट फीट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीट को क्यों ट्रांजिएंट कह रहे हैं। ट्रांजिएंट तो इंसान है ना, इंसान की एग्जिस्टेंस इज टेम्परेरी, द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस इज टेम्परेरी। वाई? बिकॉज ऑफ द डेथ, क्योंकि किसी भी इंसान की डेथ हो सकती है। देयर एग्जिस्टेंस इज जस्ट लाइक अ बबल, वो कभी भी फूट सकता है, कभी भी वैनिश हो सकता है कोई भी इंसान, ठीक है। सो ह्यूमन लाइफ इज टेम्परेरी बट द नेचर इज इमोर्टल, द नेचर इज एटर्नल। तो इसीलिए यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में ये पूरे पोम का जो मैसेज है वो यही है कि विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस। सी जो कि नेचर को सिंबलाइज कर रहा है वो कम चेंज हुआ है, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। और वो सी, एक तो वो सिंबल है नेचर का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको अलग अलग तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो पहला तो सी हमें किसका सिंबल दे रहा है? सी इज द सिंबल ऑफ नेचर, कि नेचर इज एटर्नल, नेचर इज इमोर्टल, जो भी आपको कहना है कह लीजिए, कि सी हैज चेंज लेस, नेचर कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और ह्यूमन लाइफ टेम्परेरी है, ये पहला सिंबोलिज्म। दूसरा सिंबोलिज्म ये है कि सी इज सिंबल ऑफ डेथ, ठीक है। डेथ हमारे कैसे हमें वैनिश कर देती है, हमारी एग्जिस्टेंस को टेम्परेरी बना देती है डेथ। वैसे ही जो उनके फुटप्रिंट्स वहाँ पर सैंड पे जो फुटप्रिंट्स बन रहे थे, उनको सी की वेव्स खत्म कर रही थी, राइट। सी की वेव्स, उनके जो फुटप्रिंट्स वहाँ पे बन रहे होंगे सैंड पे, उनको वॉश अवे कर रही थी ना। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज है वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ठीक है। तो ये तीन सिंबोलिज्म आपको समझ आ गए। पहला ये कि सी इज नेचर, दूसरा सी इज डेथ, और तीसरा ट्रांजिएंट फीट यानी कि ह्यूमन लाइफ इज टेम्परेरी। और एक और सिंबोलिज्म कि जो मतलब सरफेस लेवल पे जो इसकी मीनिंग ये बन रही है कि वो वहाँ पर उनके जो फुटप्रिंट्स बन रहे थे, उनको वो जो सी की वेव्स है वो वैनिश कर रही थी। लेकिन हम इसको डीप लेवल पे अगर इसकी मीनिंग देखें तो वो जो सी है वो एक तरीके से डेथ का काम कर रहा है। जैसे डेथ ह्यूमंस को वैनिश कर देती है, उनकी एग्जिस्टेंस को टेम्परेरी बना देती है, वैसे ही सी ने भी उनके फुटप्रिंट्स की एग्जिस्टेंस को टेम्परेरी बना दिया है, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया, मैंने काफ़ी टाइम लेके आपको ये दोनों लाइन्स समझाई हैं। तो आई होप कि अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ आ जाएगा। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, ये था फेज 1। अब ये बारी आती है फेज नंबर 2 की। अब उनकी मदर को 20-30 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब उस पॉइंट के 20-30 ईयर्स बाद, सम 20-30 ईयर्स लेटर शी'd लाफ एट द स्नैपशॉट, ठीक है। अब वो बड़ी हो गई हैं, ठीक है। अब वो अपनी पोएट आ गई हैं इस दुनिया में, और वो अपनी मदर को देखती हैं कि वो उस स्नैपशॉट को देख करके हंस रही हैं। सी बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली जो थी बीच में मदर थी, और अगल बगल बेटी डॉली उनकी दो कजिन्स थी। शी'd से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो उसको देख के इसलिए हंस रही हैं क्योंकि उनको अजीबोगरीब तरीके से ड्रेस किया गया है। तो आपको बताइए कि बचपन में हमें हमारे क्या दे, अच्छा बताइए यहाँ पे दे किसके लिए यूज़ हुआ है? ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स के लिए यूज़ हुआ है। तो उनको उनके पेरेंट्स उनको उस तरीके से ड्रेस करके लेके गए थे वेकेशन के लिए। हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो उसी को देख करके हंस रही हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर।
तो जो मैंने आपको बताया कि सेकेंड फेज में क्या है कि इसको भी आप दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज तो ये जब मदर उस स्नैपशॉट को, उस फोटोग्राफ को देख करके हंसती हैं, और दूसरा फेज इसी पैराग्राफ में ये है कि जो उनकी मदर है वो अब हंसती नहीं है। ठीक है, क्या पता वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हो, जैसे बूढ़े होने के बाद जो उनका थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो बंद हो जाती है, हंसना बोलना बंद हो जाता है, तो क्या पता उसी स्टेज पर उसकी उनकी मदर पहुंच चुकी हैं। तो उनके लिए तो फोटोग्राफ उनका पास था। माइन इज हर लाफ्टर बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बोथ राय, राय का मतलब होता है कि कोई ऐसी फीलिंग जो आपको मिक्स्ड इमोशंस दे रही है। कौन से मिक्स्ड इमोशन? अम्यूजमेंट भी दे रही है और डिसअपॉइंटमेंट भी दे रही है। दोनों का अगर आपको मिक्स्ड कोई इमोशन आ रहा है तो उसका मतलब होता है राय, मतलब डिसअपॉइंटमेंट एज वेल एज अम्यूजमेंट। ठीक है, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज। अब यहाँ पे आपको पता है कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि कोई भी ईज लेबर्ड यानी कि फोर्स्ड कैसे हो सकता है? अगर वो फोर्स्ड है तो वो ईज कैसे? बट इट एक्चुअली मेक्स सेंस, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को भुलाने की कोशिश करते हो, जैसे कि वो अपनी मदर को भुलाने की कोशिश कर रही हैं, राइट? लेकिन क्या वो भुला पाई? वो खुद से क्या भुला पाई? नो, ये भुलाना, ये उस सिचुएशन से, उस सर्कमस्टांस से कोप अप करना इज नॉट एन ईजी टास्क, बट द टाइम मेक्स इट ईजी, राइट? क्योंकि समय बीतता जाता है और हम अपने आप को दूसरी चीज़ों में इंगेज करते हैं ताकि वो हम उस लॉस से कोप अप कर पाए, राइट? तो ये लेबर्ड भी है क्योंकि मुश्किल रहा उनको इस लॉस से कोप अप करना, और इजी भी है क्योंकि ये कैसे मिलता है? विथ टाइम और बाय एंगेजिंग योरसेल्फ विथ अदर थिंग्स आप इससे कोप अप करते हो। तो बेसिकली ऑल इन ऑल यहाँ पे ये ऑक्सीमोरॉन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब माइन इज हर लाफ्टर से इससे हम दो चीज़ें इन्फर कर सकते हैं। पहला, या तो उनके मदर की डेथ हो चुकी है, इसी पैराग्राफ में हो चुकी है, या इस पैराग्राफ में वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि अब वो इंडिफरेंट हो चुकी हैं। और तब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में ये पढ़ते हैं कि नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। मतलब कितने साल हो गए उनकी डेथ को? 12 ईयर्स हो गए ना, क्योंकि वो उस गर्ल की भी एज कितनी थी? 12 ईयर्स, और सो उनकी डेथ को भी अब 12 ईयर्स हो चुके हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड नाउ ऑफ दिस सर्कमस्टांस। कौन सा सर्कमस्टांस? द लॉस ऑफ हर मदर। कौन से सर्कमस्टांस की बात हो रही है? जब उनकी मदर की डेथ हुई थी। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मतलब द इंटेंसिटी ऑफ ग्रीफ इज सो इमेंस दैट शी has no words to express it and it silences। तो यहाँ पे दो, एक्चुअली तीन यहाँ पर आपके पोएटिक डिवाइस हो जाते हैं। पहला कि पैराडॉक्स। ठीक है, पैराडॉक्स आपको मतलब पता होगा। इट साइलेंसेस का क्या मतलब होता है? कि ये जो इतनी शांति है, इतनी साइलेंस है, इट्स नॉट अ गुड साइलेंस। मतलब जो आपने पढ़ा था ना, ऐसी साइलेंस दैट इज क्वाइट, जो निगेटिव आपको वाइब्स दे रही है, ऐसी साइलेंस कि वो इतना ग्रीफ जो है वो इतना इमेंस है कि साइलेंस को भी साइलेंस कर दे। इतना इंटेंस ग्रीफ है कि वो साइलेंस को भी साइलेंस कर दे। तो पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट्स जिनको आप पहली बार पढ़ो तो आपको लगता है कि अरे ये क्या इसने कह दिया, और उसकी मीनिंग भी कोई क्लियर नहीं आती, लेकिन डीपर लेवल पे आप जब उसकी मीनिंग सर्च करते हो तो आपको वो सेंटेंस मीनिंगफुल लगने लगता है। तो अगेन इट साइलेंसेस का यही मतलब हुआ कि वो इतना इंटेंस वो ग्रीफ है कि उससे जो शांति है वो भी शांत हो जाए। दैट इज द स्टेटमेंट। सो देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। पोएट खुद कुछ नहीं कहना चाहती हैं क्योंकि अब उनकी मदर की डेथ हो चुकी है। यहाँ पे पोएट यही बताना चाहती हैं कि कैसे जो हमारी मेमोरीज़ है, कैसे जो फोटोग्राफ है वो हमारी मेमोरीज़ को
रिवाइव कर देता है। और आपने इससे पहले जो पढ़ा है ये चैप्टर, उसी के बाद ये चैप्टर, ये पोम आपको दी हुई है, क्योंकि अगेन इट्स ए नॉस्टैल्जिक चैप्टर, राइट, क्योंकि यहाँ पे वो अपने मदर के साथ स्पेंड किए हुए टाइम को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई और पोएटिक डिवाइस जैसे हम देखें तो यहाँ पर है देयर हेयर। देयर हेयर यहाँ पे एसोनेंस हो गया, क्योंकि ए साउंड का रिपीटेशन है देयर हेयर, ठीक है। अगेन माई मदर्स, यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एलिटरेशन है माई मदर, ठीक है। बाकी जितने इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस थे वो मैंने आपको बता ही दिए। यहाँ पर अगेन साइलेंसेस में एक और पोएटिक डिवाइस है, इट्स पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि साइलेंस कैसे हो सकती है, तो अगर हम साइलेंस को एक पर्सन की रेफरेंस, पर्सन की क्वालिटी दे रहे हैं कि शांत हो गया, मतलब शांति भी शांत हो गई, तो इट्स समवर्ड पर्सोनिफिकेशन। तो इसलिए यहाँ पर एक और पोएटिक डिवाइस हमें मिल गया, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोम, आई होप यू अंडरस्टूड इट। और आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं।